तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि देश के विधायिका के बारे में पढ़ना। अभी हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। सरकार के 3 मुख्य ऑर्गन हैं या 3 मुख्य एजेंसियां हैं, तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग पढ़ना उनके बारे में। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, अब लेजिस्लेचर के बारे में या विधायिका के बारे में। हर एक देश की ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो एक पैटर्न पूरी दुनिया में या सभी देशों के संविधान में या सभी देशों की शासन व्यवस्था में जो चला हुआ है, वो ये है कि 3 अंगों को अलग अलग कर दो। एक विचारक हुए थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने कहा था कि सरकार की सभी शक्तियाँ जो पावर्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अंगों में डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक ही हाथ में सारी पावर्स सेंट्रलाइज होंगी तो उससे तानाशाही होने का खतरा होगा या फिर लोकतंत्र को एक खतरा हो जाएगा। तो जिनको आप कानून बनाने की शक्ति दो तो कानून लागू करने वाली दूसरी संस्था होनी चाहिए, और एक तीसरी संस्था उनका फैसला करने वाली होनी चाहिए, विवादों को सुलझाने वाली होनी चाहिए। ये नहीं है कि वही व्यक्ति या वही संस्था कानून बनाए, वही लागू करे और वही संस्था फिर उस पर फैसला भी करे। तो पहले जैसे होता था, जैसे पहले राजशाही होती थी तो राजा के पास ही सारी शक्तियाँ होती थी, वही कानून बनाता था, वही कानून लागू करता था और वही खुद फैसले करता था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसी व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए सरकार के अलग अलग अंग बनाए गए हैं, और हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से 2 तरह की गवर्नेंस सिस्टम या शासन प्रणाली है। एक अध्यक्षीय जिसको प्रेसिडेंशियल बोलते हैं, और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी अलग विशेषताएं हैं, तो वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे जैसे रिलेशन की बात आएगी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। तो आज हम अपनी विधायिका को पढ़ना शुरू करते हैं। हर एक देश की एक विधायिका होती है और उस विधायिका का एक नाम दिया जाता है। हमारी विधायिका का क्या नाम दिया गया है, बताओ? हमारी विधायिका को नाम दिया गया है पार्लियामेंट, या हिंदी में बोलते इसको संसद। अमेरिका की विधायिका को क्या नाम दिया गया है? अमेरिका की विधायिका को क्या नाम दिया गया? अमेरिका की विधायकों का नाम दिया गया कांग्रेस, जिसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो अलग अलग देशों ने अपनी अपनी विधायिका का एक नाम निर्धारित किया हुआ संविधान के अनुसार, ठीक है। तो पार्लियामेंट हमारी विधायिका का नाम है। ज्यादातर जो देश ब्रिटेन के अधीन थे, गुलाम थे या ब्रिटेन में, उनमें ज्यादातर देशों ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है और अपनी विधायिका का नाम संसद रखा है। ब्रिटेन का भी जैसे संसद है, ठीक है। तो अलग अलग नाम रखे गए हैं। अब हम अपनी विधायिका को पढ़ते हैं। हमारी जो विधायिका है उसके 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब हम देखेंगे कि इनका गठन कैसे हुआ है, बोलता है दोनों का, और दोनों के फंक्शन क्या क्या है, दोनों जो अंग है इसके, और
उनमें कंपैरिजन करें कि किस मामले में किसकी पावर से ज़्यादा है, किस मामले में किसकी पावर कम है। वैसे तो हमारी जो पार्लियामेंट बनती है इसमें एक नाम और जुड़ता है। किसका नाम जुड़ता है? प्रेसिडेंट का। जब ये सवाल पूछा जाता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा और राज्यसभा से पार्लियामेंट पूरी नहीं होती, उसमें राष्ट्रपति को भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति विधायिका में भी शामिल है, कार्यपालिका में भी शामिल है। ठीक है, जब कार्यपालिका पढ़ा था तो उसमें भी सारी शक्तियों को एक डी जूरे के रूप में, यानी कि नाम मात्र के रूप में, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित थी। तीनों सेनाओं का कमांडर था, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता था, उनको हटा सकता था, आपातकालीन घोषणा करनी सकती है, सभी प्रेसिडेंट के पास थी, राष्ट्रपति के पास थी। तो यहाँ भी कोई भी जब, क्योंकि विधायिका का मेन काम क्या है? विधायिका का मुख्य काम है देश के लिए कानून बनाना, और कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक लोकसभा में राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब तक नहीं होंगे, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी कोई भी विधेयक अधिनियम के रूप में नहीं बनता, यानी कि कानून नहीं बनता। ठीक है, तो दो अंग हैं और राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, हटाने के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका में आप बात आ चुके हैं। तो यहाँ हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोकसभा को। लोकसभा नाम से स्पष्ट है, लोगों की सभा, आम सभा। राज्यसभा नाम से स्पष्ट है, राज्यों की सभा। दो सदन हो गए न अलग अलग। और आम बोलचाल में एक और भी शब्द यूज करते हैं, लोकसभा के लिए हम लोअर हाउस और राज्यसभा के लिए अपर हाउस। कई बार आप ये शब्द यूज करोगे कि निम्न सदन में ये हुआ या उच्च सदन में ये हुआ, तो उसका सीधा मतलब है जब निम्न सदन बोल रहे हैं तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, और जब उच्च सदन बोल रहे हैं तो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलचाल में पूरी दुनिया में ही है, ये हमारे देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही, ये चलन में है ये शब्द। जो हाउस जनता द्वारा सीधे रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट पब्लिक चुनती है, जनता के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, उसको तो बोलते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। और जो सदन इनडायरेक्टली चुना जाता है, या जनता जिसको सीधे नहीं चुनती, या उसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, उसको बोलते हैं हम अपर हाउस। और ये कब से नाम शुरू हुआ, ये पहले बताया था मैंने। लोअर हाउस, अपर हाउस क्यों पड़ा ये नाम? कब से पड़ा ये पता होगा, पहले आया है, पहले क्लास में कभी डिस्कस हुआ है? नहीं हुआ पहले। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। पहले राजशाही होती थी, यानी कि राजा होता था और उसकी एक अपनी परिषद होती थी, उसके काउंसिल बनाता था, और काउंसिल में कोई चुनाव थोड़ी होता था। जो उसके विश्वास पात्र थे, जो उसके कुल के थे, उनको ही उसके परिषद में शामिल करता था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत या लोकतंत्र की डिमांड या रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने जाए, इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। तो ब्रिटेन में आंदोलन शुरू हुए और डिमांड हुई कि हमें भी प्रतिनिधि, या हमारे प्रतिनिधियों को भी परिषद में बैठने का मौका दिया जाए। तो जनता के दबाव में ब्रिटेन में, या जनता की मांग के अनुसार राजा को झुकना पड़ा, और राजा को अपनी परिषद में, अपनी काउंसिल में आम लोगों को भी शामिल करना पड़ा, यानी कि आम लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल करना पड़ा। और जब उनको शामिल किया गया तो जो वो भी समाज बटा हुआ था, जैसे हमारे यहाँ समाज जाति में बटा हुआ है, वो समाज वर्गों में बटा हुआ था। तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पहले राजा के काउंसिल में होते थे, उन्होंने आम लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठने में वो शर्म महसूस करते थे, वो स्वीकार नहीं था भी हम इन लोगों के साथ बैठे।
तो उनका अलग अलग हाउस बना दिया। और क्योंकि वो लोग उच्च थे, उच्च घराने के थे जो पहले थे, उन्होंने अपने आप को जो बिल्डिंग में ऊपरले हिस्से पर बैठना शुरू किया, और जो आम लोग थे या उनके प्रतिनिधि थे वो नीचे बिठाए गए। तो वहां से पड़ गया जो राजा के लॉयल थे, जो एक किस्म से जो जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, वो जिस काउंसिल में बैठते तो उसको नाम दिया गया उच्च सदन। और जो जनता के प्रतिनिधि, आम लोगों के प्रतिनिधि जो चुने गए और जो काउंसिल में बैठते थे, उनको कहा गया निम्न सदन। फिर बाद में बाजी पलट गई, यानी कि धीरे धीरे उच्च वर्ग, उच्च सदन की शक्तियां कम होती चली गई और निम्न सदन की शक्तियां बढ़ती चली गई। और एक किस्म से उच्च सदन सिर्फ नाम मात्र की पावर रह गई और एक्चुअल पावर किसके पास आ गई? निम्न सदन के बाद, यानी कि लोअर हाउस के बाद। तो नाम तो वही रहे, अपर हाउस और लोअर हाउस, लेकिन शक्तियां बदल गई। पहले शक्तियां सारी अपर हाउस के पास होती थी, अब वो शक्तियां सारी लोअर हाउस के पास होगी। तो एक किस्म से ये सिंबल, एक सिंबॉलिक सा हो गया, जहां जनता के प्रतिनिधि डायरेक्ट चुने जाते हैं वो लोअर हाउस होगा, और जहां जनता के प्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं चुने जाते वो अपर हाउस होगा। क्लियर हुई बात? ये उसी से अब दुनिया में यही है, अपर हाउस लोअर हाउस चलते हैं, दोनों जगह पर बोले जाते हैं। तो इस तरह से ये अपर हाउस, इसको लोअर हाउस बोले जाते हैं। तो बात आती है लोअर हाउस की, लोकसभा की, कि लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है। संविधान में प्रावधान है, वो आर्टिकल भी जैसे मैं बता देता हूँ आपको, आर्टिकल्स के बारे में भी कुछ आर्टिकल्स जो हैं, उन आर्टिकल्स के अनुसार संविधान में बताया गया है। संविधान में जो आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 79 में तो कहा गया कि 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसको हिंदी में नाम बाद में दिए गए थे, पहले इंग्लिश में बोलते इसको काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसको हाउस ऑफ पीपल्स, इसको हाउस ऑफ पीपल्स और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले इंग्लिश नाम ही शामिल किए गए थे संविधान में, बाद में इंग्लिश हिंदी नाम भी ट्रांसलेट करके संविधान का हिस्सा बनाए गए। ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं और दूसरे हाउस को लॉर्ड सभा बोलते हैं। अमेरिका में एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, लोअर हाउस को, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। तो ये दोनों हाउसेज जो हैं इनके भी अलग अलग नाम लिखे गए हैं। तो आर्टिकल 79 में तो कहा गया है कि राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना कैसे होगी ये बताया गया है। इसमें ये कहा गया है, जो अब फिलहाल जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य 550 होंगे। अभी तक इससे पहले 552 होते थे, 1-2 साल पहले तक। उसमें एक प्रोविजन ये था कि 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेटेड किए जाएंगे। 2 शब्द यूज होते हैं, एक नॉमिनेटेड और एक इलेक्टेड। इलेक्टेड का मीनिंग होता है चुने जाना, और नॉमिनेटेड होता है राष्ट्रपति उनका नाम रिकमेंड कर देना और वही उसके मेंबर बन जाते हैं। तो वो नॉमिनेटेड वाला सिस्टम हटा दिया है। पहले अंग्रेज, क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो अंग्रेज यहीं पर थे, तो उन्होंने ये प्रोविजन करवा दिया था। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। तो जो मतलब दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड है, उसके बाप दादा, बाप माँ बाप या दादा दादी में से कोई एक अंग्रेज रहा हो, कोई एक इंडियन रहा हो, उनकी जो संतान है उनको बोला जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो जब लगा भी एंग्लो इंडियन बहुत सारे हैं और हो सकता है इनका रिप्रेजेंटेटिव चुनाव ना जीत पाए, तो उनके हक की बात कौन उठाएगा, तो ये प्रोविजन कर दिया कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है, यदि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के व्यक्ति ना चुने जाएं तो 2 व्यक्ति नॉमिनेट कर दें, ताकि संसद में कोई कानून बने तो वो भी अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके। अब सरकार को ये महसूस हुआ
कि अब उनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो प्रोविजन हटा दिया है। तो अब ये कह दिया कि 550 मैक्सिमम मेंबर लोकसभा के हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे चुने जाएंगे, 550 कैसे चुने जाएंगे? फिलहाल 545 है, 550 तक नहीं गए हैं, 545 मेंबर लोकसभा के चुने जाते हैं। तो इसमें हमने प्रोविजन किया है कि पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर, यानी कि लगभग एक जैसी जनसंख्या, एरिया वाइज नहीं, जनसंख्या के आधार पर लगभग एक जैसी जनसंख्या एक क्षेत्र में आ जाए, तो उस आधार पर पूरे देश को बांटा जाता है 545 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर। और प्रोविजन ये भी किया गया है कि हर 10 साल बाद जब जनगणना होगी तो डिलिमिटेशन किया जाएगा, ये देखा जाएगा। हो सकता है किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए, तो दोबारा से रिशफलिंग होगी और बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 1971 की जनगणना के आधार पर ही चल रहा है आजकल, क्योंकि उसके बाद सीट भी बढ़नी होती थी, सीट बढ़ानी हमने बंद कर रखी है, 2026 तक बैन है। भी 2026 तक जनसंख्या जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो लेकिन बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, और चुना कैसे जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर, अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है रोहतक एक लोकसभा क्षेत्र है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो योग्यताएं पूरी करता है। योग्यता क्या? अभी भारत का नागरिक हो, 25 साल की आयु हो, किसी में कोई क्रिमिनल केस, कोई न क्रिमिनल केस नहीं, कोई अयोग्यता, कोई पागल दिवालिया इस तरह का ना हो, जो एक सामान्य सी कंडीशन संविधान में रखी गई है। कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, पार्टी का मेंबर बन सकता है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं भी जुड़ा हुआ तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता है। ये सभी को चुनाव लड़ने की छूट दी गई है। और फिर वोटिंग होती है। वोटिंग उस चुनाव क्षेत्र में जो भी भारतीय नागरिक है, जो 18 साल से ऊपर का है, जो मतदाता सूची में जिसका नाम शामिल है, वो वोट डालेगा। और जो सभी कैंडिडेट है वो सभी वोट डालेंगे, एक व्यक्ति की एक वोट गिनी जाएगी। और जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा, चाहे टोटल वोट शेयर में उसको 10% वोट आए, लेकिन और उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस चुनाव प्रणाली का नाम है ये, जो चुनाव प्रणाली हमने अपनाई है, जिसमें क्या है कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला कैंडिडेट चुनाव जीते। नहीं, हमने एक ही लेना है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मेंबर जीत कर आएगा। और वो कौन सा मेंबर जीत कर आएगा? जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुन कर आ जाएगा, और कुल मेंबर कितने हो जाएंगे? 545 मेंबर। हाँ, इसमें एक बात जरूर और है भी, कुछ सीटें SC के लिए रिजर्व हैं और कुछ सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। 15% सीटें इनमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, 7.5% सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, जो जनजाति समुदाय है। रिजर्व होने का मतलब ये है कि मान लो कि रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई रिजर्व कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट में, तो यहाँ नामांकन या चुनाव सिर्फ शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट ही लड़ सकता है, और कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। आई बात समझ में? और जो सीटें अनरिजर्व है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है,
वहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकता है, जनरल कास्ट का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकता है। क्लियर बात ये, ठीक है। तो ये चुनाव होते इस तरह से 545 सीटें आ जाती हैं चुनकर, और इनसे जो चुनकर आती हैं और जो लोकसभा की पहली मीटिंग होती है उससे लेकर 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। 5 साल से ज़्यादा लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है। यदि देश में आपातकाल लगा हो, चुनाव करवाने संभव नहीं हो, तो उस वक्त 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि इमरजेंसी मान लो 1 महीने में ही खत्म हो गई, तो फिर 1 साल नहीं रहेगा, फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगली लोकसभा का चुनाव पिछली लोकसभा से कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, ये भी नियम बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से तो गठन होता है लोकसभा का, और लोकसभा का कार्यकाल मैंने बता दिया 5 साल का। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल से पहले भंग ही नहीं हो सकती। आगे तो मैंने बता दिया, आगे 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, लेकिन समय से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करे राष्ट्रपति को, भाई लोकसभा को भंग करना है, और वो राष्ट्रपति मान लो पूर्ण बहुमत उसके पास है, लोकसभा में बहुमत है, और वो रिकमेंड करे कि लोकसभा को भंग करना है, तो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। यानी कि समय से पहले भी लोकसभा कई बार भंग हुई है। 1977 में जो चुनाव हुए थे वो लोकसभा सिर्फ 2 साल चली थी। 1980 में दोबारा चुनाव हुए थे। 1991 में 1989 में जो चुनाव हुए थे, जो लोकसभा गठन हुआ था, वो भी 2 साल ही चली थी। 91 में दोबारा चुनाव हुए थे। 1996 में जो चुनाव हुआ था वो भी 2-3 साल चली थी। 99 में दोबारा चुनाव हुए थे। 98 में दोबारा चुनाव हुए। तो दोबारा चुनाव कई बार होते रहते हैं। लोकसभा समय से पहले भी भंग हो सकती है। क्लियर बात। तो इस तरह से तो गठन होता है लोकसभा का। लोकसभा का बात हुई ना क्लियर, किस तरह से लोकसभा गठित होती है और किस तरह से लोकसभा समाप्त होती है। अब दूसरा हाउस है राज्यसभा, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद। यदि इसको देखे तो, इंग्लिश वर्ड को देखे तो, इसका गठन कैसे होता है। इसके मेंबर फिक्स किए गए हैं 250 आज की डेट में। पार्लियामेंट को ये पावर है, ये संख्या बढ़ा सकती है चाहे तो। लोकसभा की संख्या ही बढ़ा सकती है सदस्यों की, और ये भी, ये पार्लियामेंट के पास ही पावर है। पार्लियामेंट प्रस्ताव पास करके संख्या बढ़ा सकती है। फिलहाल क्या है, 250 मेंबर है जो राज्यसभा के चुने जाते हैं, और इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में इलेक्टेड मेंबर 238, और एक कैटेगरी में नॉमिनेटेड मेंबर 12। 12 मेंबर तो नॉमिनेटेड होते हैं और 238 मेंबर होते हैं इलेक्टेड। सबसे पहले इलेक्टेड को देख लेते हैं। इलेक्टेड कैसे चुने जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, राज्यों की परिषद, यानी कि राज्यों की सभा है। ये लोगों की सभा नहीं है। पहली थी लोगों की सभा, यानी कि अपने प्रतिनिधि कौन चुनेंगे, लोग चुनेंगे, व्यक्ति चुनेंगे। यह है राज्यों की सभा, तो प्रतिनिधि कौन चुनेंगे, राज्य चुनेंगे। यानी कि इसमें, इस हाउस में राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे जिनको राज्य सरकारें चुनकर भेजेंगे। इसमें लोगों के प्रतिनिधि आएंगे जिसको लोग चुनकर भेजेंगे। तो ये एक किस्म से दूसरा हाउस की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक व्यवस्था होती है। और संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, अभी जब संसद कानून बनाए तो राज्यों की आवाज भी उसमें सुनी जाए, राज्य सरकारों की बात भी सुनी जाए। तो हमारे यहाँ पर काफी हद तक संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम हमने अपनाया है। भले ही उसको नाम ना दिया हो, लेकिन उसकी विशेषता हमने अपनाई है। और उसी के तहत हमने
एक दूसरा सदन होना चाहिए जहां पर राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाएं और वो लोग संसद का हिस्सा बने, विधायिका का हिस्सा बने। तो इस तरह से हमने राज्यों की परिषद होने की वजह से तो हमने जनसंख्या के आधार पर राज्यों की सीटें बांट दी। भाई हरियाणा से इतनी सीटें चुन कर आएंगी या हरियाणा के हिस्से में इतनी सीटें हैं, उस मेंबर को चुनेगा हरियाणा की विधानसभा। पंजाब के हिस्से में इतनी सीटें हैं, उनको कौन चुनेगी? पंजाब की विधानसभा। यूपी के हिस्से में इतनी जनसंख्या के आधार पर, जैसे यूपी के पास शायद 31 सीटें हैं, हरियाणा के बाद 5 सीटें हैं, पंजाब के पास 7 सीटें हैं, तो जनसंख्या के आधार पर सीटें बांट दी और 238 सीटों का इसी तरह से विभाजन कर दिया। जो छोटे स्टेट है, नागालैंड, सिक्किम वगैरह, उनके हिस्से में एक सीट आई है, मिनिमम सीट एक रख दी हमने, भाई एक सीट तो एक राज्य से आएगी, तो वहाँ से एक सीटें भी हो गई। यूपी जैसे जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर सीटें 30 से भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा हमने कर दिया। अब उनको चुनेगी वहाँ की विधानसभा। जैसे हरियाणा में मान लो कि 5 सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा की और इनका चुनाव करना है हरियाणा की विधानसभा को। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में था ना कि हमें अब वोट कौन डालेंगे, पहले तो वोट देखो इसमें कौन डालेंगे, यानी कि हरियाणा से 5 राज्यसभा के मेंबर चुनने हैं, तो इनको वोट डालेंगे हरियाणा के एमएलए। यानी कि हम वोट नहीं डाल सकते, आप वोट नहीं डालोगे। हरियाणा के एमएलए है 90, तो वोट तो हो गई सीधी 90 वोट हो गए, यानी कि 90 व्यक्ति ही वोट डालेंगे बस इसमें। और इसमें कोटा बना दिया, यानी कि कितनी सीटें कम से कम वोट मिलनी चाहिए। तो टोटल 90 सीटें, टोटल सीटें कितनी अलॉट हुई है? 5, तो 5 में एक और जोड़ेंगे और टोटल में एक जोड़ेंगे, तो कुल मिला कितना होगा? 6 को 90 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ गया, 15 आएगा, 15 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? 16। तो कम से कम 16 वोट, 16 वोट एक कैंडिडेट को मिलेंगे, उम्मीदवार को मिलेंगे, तो चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, वही वोट है, अपनी प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस में किसी को कोटा मिल गया ठीक है, नहीं तो लास्ट वाले को हटा देंगे, उसकी वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस तरह से हमने प्रेसिडेंट का देखा था, वोट ट्रांसफर होती रहती। लेकिन एक और भी बात है कि सारी सीटों का चुनाव एक साथ नहीं होता, ऐसा मौका बहुत रेयर आता है। हो सकता है कि अब 2 ही सीटें खाली हों तो 2 का ही चुनाव होगा। वो कैसे है? वो ऐसे है कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं था। हर 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है और समय से पहले भी भंग हो जाती है, नहीं तो 5 साल में तो भंग हो ही जाएगी और फिर नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्यसभा है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इट इज ए परमानेंट हाउस, ये कभी भंग होता ही नहीं। भंग नहीं होता तो क्या होता है इसमें हमने एक नियम बना रखा है कि हर 2 साल बाद, पहले तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। लोकसभा का राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल नहीं है, राज्यसभा का तो कार्यकाल परमानेंट है, कोई खत्म ही नहीं होता, अनलिमिटेड है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है। ठीक है, एक सदस्य जो आएगा वो 6 साल तक रहेगा। तो हमने क्या बना दिया कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और उसकी जगह 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। अब उन 1/3 सदस्यों में हरियाणा के हिस्से में हो सकता है एक भी ना आए, भले भी खाली ना हो सकता है 1 खाली हो जाए, हो सकता है 2 खाली हो जाए, हो सकता है 3 खाली हो जाए। ठीक है, जिस तरह भी देखा जाएगा उस तरह से हर एक राज्य में ऐसे हुआ। तो 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद चुने जाते हैं। इस तरह से एकदम राज्यसभा कभी नहीं बदलती, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा बदलता रहता है और इस तरह रोटेट होता रहता है, चलते रहते हैं।
शुरुआत में क्या हुआ होगा, ये तो बाद में परंपरा चली, मतलब बाद में रोटेशन पे आई बात। जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ होगा तो कैसे किया होगा भाई? पहली बार जो चुनकर आएंगे उनका कार्यकाल तो 6 साल का है, और वो तो 6 साल बाद होंगे, नंबर आएगा तो 2 साल बाद 4 साल बाद किसको उठाएंगे? तो उस टाइम पर जो शुरुआत में जो चुनकर आए ना, पहली बार जो राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी लॉटरी डाली गई, और लॉटरी डाल के ये फैसला किया गया भाई ये मेंबर 2 साल तक रहेंगे। शुरुआत वालों के लिए लिमिट कम कर दी, 6 साल फिक्स नहीं किया भाई ये 2 साल रहेंगे, ये 4 साल रहेंगे और ये 6 साल रहेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं थी। शुरुआत में तो दिक्कत थी, फिर तो 2 साल हटा दिए, जो 2 बार आए उनको आगे रख लिया, उनको 4 साल के लिए रख लिया, फिर बाद में बंद करना था, 4 वालों को 2 साल रख लिए, 6 वालों को पूरा हो गया टाइम उनका, तो अलग अलग टाइम हो गया था। तो शुरुआत में थोड़ी सी ये लक देखा गया था भी कौन सा पूरे टाइम रहेगा, कौन सा कम रहेगा। बाद में भी ये सिस्टम बना दिया कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। तो इस तरह से तो चुनाव हो गया, या इस तरह से तो मेंबर बन गए 238 मेंबर जो इलेक्टेड थे। अब बात आती है नॉमिनेटेड मेंबर की, 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का मतलब है कि इनका नाम राष्ट्रपति देगा, भाई राष्ट्रपति कहेगा भाई इन व्यक्तियों को राज्यसभा का मेंबर बना दो। तो पहली बात तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये नॉमिनेटेड का प्रोविजन क्यों? भाई डेमोक्रेसी तो मतलब ये है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही आए, इसमें नॉमिनेशन का प्रोविजन क्यों? नॉमिनेशन का तो राजशाही में होता है, जहां पर राजा की बात चलती है, जहां पर मोनार्की होती है। तो ये इसमें हमारे संविधान में लिख दिया गया भी जो व्यक्ति क्यों किया गया, पहली बात तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, और नॉमिनेटेड किसको किया गया, किसको किया जाता है। संविधान में भी जो शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या किसी फील्ड में जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है, या जिस फील्ड की उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, या उसमें उनको एक्सपर्ट है उस फील्ड के किसी भी रूप में, तो उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। हालांकि हमारे सिस्टम में इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है कि योग्य व्यक्तियों को ही किया जाए। निश्चित रूप से खिलाड़ियों में भी उन्हीं को छांटा जाएगा जिनको सरकार पसंद करेगी, साहित्य में भी, संस्कृति में भी उन्हीं व्यक्तियों को छांटा जाएगा जो उनको सरकार पसंद करेगी। यानी कि क्योंकि कल्चर में तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे जो अच्छी अलग अलग फील्ड की कल्चर के अलग अलग एक्सपर्ट रहे, कोई अच्छा डांसर है, कोई गायक है, कोई शास्त्रीय नृत्य करता है, कोई शास्त्रीय संगीत बजाता है, बहुत सारे नाम होंगे। तो या फिल्मों में भी, फिल्म में कोई अच्छी कलाकारी का अच्छा कलाकार है, तो नाम जिनको सरकार पसंद करती है, ऐसे व्यक्ति का नाम शायद कभी भी लिए जाए जो सरकार की आलोचना करता हो, अपने फील्ड में अच्छा हो लेकिन सरकार की आलोचना करता हो, तो सरकार उसको नहीं लेगी, नॉमिनेट नहीं करेगी। क्योंकि राष्ट्रपति को नॉमिनेट करने का मतलब है प्रधानमंत्री रिकमेंड करेगा या सरकार उसको नाम रिकमेंड करेगी, तभी तो वो नॉमिनेट करता है, क्योंकि वो अपने आप ये फैसला नहीं ले सकता। तो किया तो ये गया था, और इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था कि जब कानून बनाए जाते हैं, यानी कि मान लो कि खेल से संबंधित कोई कानून बनाया जाए, या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई कानून बनाया जाए, या विश्व साहित्य से संबंधित कोई कानून बनाया जाए, तो उस सिस्टम में, उस कानून में उन लोगों को, तू कर दे भाई, तो बंद कर दे इसको, क्या बात है, बस कर दिया भाई, दे दे, निकाल के दे दे उसको, फिर आ सकता तो बस। तो जो भी कानून बनाया जाता है उसमें उन लोगों की मदद ली जाए, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो लेकिन चुनाव ना जीत सके, क्योंकि चुनाव जीतना एक अलग बात है और विद्वान होना एक अलग बात है। तो ये कहा गया था कि जो लोग विद्वान हैं अपने फील्ड में लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते या चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनकी मदद भी ली जाए।
यानी कि जब कानून बनाया जाए तो विशेषज्ञों की भी मदद ली जाए ताकि वो मदद करे और एक अच्छा कानून बनाया जा सके। या किसी मुद्दे पर डिबेट हो, वाद विवाद हो, तो उस वाद विवाद में वो अपना योगदान दे सके। तो इसके पीछे मकसद ये था, इसका पीछे लॉजिक ये था। लेकिन एक्चुअल में ये लॉजिक पूरा नहीं हुआ, मतलब ये उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि जो अनुभव हमने देखा, जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो जिन लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया है शायद ही किसी ने कोई योगदान दिया हो कानून बनाने में या डिबेट में। पीछे एक बार सचिन तेंदुलकर को शायद नॉमिनेट कर दिया था, तो उसके बारे में बात आयो, कभी गया ही नहीं किसी बैठक में, पार्लियामेंट में गया ही नहीं। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी लिटरेचर के व्यक्ति को, शायद लता मंगेशकर को भी एक बार बना दिया था, फिल्म में और इंडस्ट्रीज फिल्म कलाकारों को बना दिया जाता है। जिनको भी नॉमिनेटेड किया है उन लोगों से जो उम्मीद की गई थी ऐसा उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। न डिबेट में भाग लेते, कभी मीटिंग में नहीं जाते, कभी बैठक में नहीं जाते, या कोई योगदान नहीं देते। कुछ कुछ देते भी हैं, लेकिन ज्यादातर का ये रुझान रहा है कि उनका रुचि ही नहीं रही है। फिर एक राजनीति का ही मुद्दा बन गया है। भाई सरकार जिन लोगों को पार्लियामेंट में लाना चाहती है वो चुनाव नहीं जीत सकते, सरकार के अच्छे पैरवी करने हैं, सरकार के पक्ष रखते हैं या प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, तो उनको नॉमिनेट कर देते हैं, उनको बना देते हैं और राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। तो इस तरह से कुछ भी है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेटेड करने का प्रोविजन आज भी है, ये हटाया नहीं गया है। तो इस तरह से राज्यसभा का गठन होता है, राज्यसभा का निर्माण होता है। और भंग होने की तो कोई बात है ही नहीं, भंग कभी ये होती ही नहीं। ये तो हो गया गठन। अब टाइम हो तो उसके फंक्शन भी बात करें। 10 मिनट, चलो 10 मिनट तो फिर थोड़ी रहेगी इसमें। तो है नहीं 250 नहीं, बड़ी नहीं, अभी तो कुछ बड़ी नहीं। चलो फिर इसका एक गठन के बारे में याद रखते हैं बात। आगे जो इसके है ना, इनके फंक्शंस क्या क्या है, लोकसभा की क्या शक्तियां है ना, संसद की, वो कल डिस्कस करें। बंद करो बेटा।